भाभी मैंने सारा सामान पैक कर दिया है, चलिए वरना लेट हो जाएंगे हम। कैसे जाऊं कनिका इस घर को छोड़कर। इस घर में तो मेरी डोली आई थी। कभी सोचा नहीं था कि इस घर से कभी इस तरह जाना पड़ेगा। अनामिका तुम दुखी मत हो, ये पल हम सबके लिए काफी मुश्किल भरा है, लेकिन हम सबको एक साथ इस परेशानी का सामना करना होगा। सभी लोग अपना अपना सामान उठाते हैं और रिक्शा पकड़कर सीधा रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। कुछ ही देर में मदनपुर गांव जाने वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आती है और अब सब ट्रेन का सफर तय करते हुए मदनपुर गांव पहुंच जाते हैं। गांव में आते ही पूरे परिवार की हालत गर्मी से खराब होने लगती है। हे भगवान, भाभी इस गांव में कितनी ज्यादा गर्मी है। मेरा तो शरीर गर्मी से जलने लग गया। मैं तो खुद कई सालों के बाद अपने गांव आई हूँ। पहले तो यहाँ इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी। हम लोग शहर में एसी में रहते थे, इसीलिए हमें कभी इतनी गर्मी नहीं लगी, और अब गांव आए हैं तो हमें इतनी गर्मी महसूस हो रही है। घर में एक कूलर है, लेकिन इतने साल हो गए हैं, कहीं वो खराब ना हो गया हो। पूरा परिवार कड़ी धूप में कई देर तक पैदल चलकर शोभा के गांव वाले छोटे से घर में जा पहुंचता है। घर आते ही सबसे पहले अनुज घर के कोने में रखे छोटे से पुराने कूलर को चलाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो कूलर नहीं चलता। इसका मतलब हमें इतनी गर्मी में बिना कूलर पंखे एसी के रहना होगा। भैया मैं तो कभी एसी के बिना नहीं रही, मैं इतनी गर्मी में कैसे रहूंगी। घर के कोने में मुझे कुछ पड़े हुए हाथ के पंखे मिल गए। अब जब तक कूलर पंखे का इंतजाम नहीं हो जाता, इन हाथ पंखों से ही काम चलाना होगा। गर्मी से पूरे परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब थी। पसीना मानो उनके शरीर से पानी की तरह बह रहा था। आप सबको मेरी वजह से इस परेशानी में रहना पड़ रहा है ना। मेरी ही गलती की वजह से आज हम सब अपना घर सब कुछ छोड़कर यहाँ इस गर्मी में आकर रह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब तो आपका बिजनेस पार्टनर की वजह से हुआ है। आपने बस उस पर विश्वास किया, जिसका उसने फायदा उठाकर कंपनी में घपला कर दिया और सारा इल्जाम आप पर लगा दिया, और आप सब कुछ खो बैठे और हमें इस गांव में आना पड़ा। लेकिन आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा। कल मुझे वापस शहर के लिए निकलना होगा। मेरे दोस्त ने काफी अच्छे वकील से मेरी बात करवाई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारे पास सारी चीज वापस आ जाएगी। अनुज अनामिका को थोड़े बहुत खर्च के लिए पैसे देता है और अगले दिन बस पकड़कर सीधा शहर के लिए निकल जाता है। तो वहीं अनामिका अपनी सास और उनके साथ घर में अकेली होती है। एक दो दिन तो जैसे तैसे करके तीनों गर्मी में गुजारा कर रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, बाहर गर्मी 45 डिग्री को क्रॉस कर चुकी थी। माँ जी, इस गर्मी में तो रहना काफी मुश्किल हो गया है। देखिए ना, 2 घंटे पहले ही मैंने खाना बनाया था, लेकिन गर्मी की वजह से सारा खाना खराब हो गया। गर्मी की वजह से भूख वैसे ही नहीं थी, ऊपर से खाने की इतनी सारी बर्बादी। मैंने कल ही थोड़ी दूर पर एक नदी देखी थी। चलिए ना हम लोग वहाँ चलते हैं। जिस तरह गांव के लोग नदियों में नहाते हैं, फिर उसी तरह हम भी नदी में नहा लेंगे। कम से कम थोड़ी गर्मी तो दूर होगी। नदी में नहाने से उन्हें राहत तो मिलती है, लेकिन घर आते आते फिर से गर्मी में उनकी वही हालत हो जाती है। जहां हाई ब्लड प्रेशर के चलते शोभा को हमेशा चक्कर आते हैं, तो वहीं कनिका भी बेहोश होने लगती है। अनामिका को कुछ वक्त पहले पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे गर्मी में उसकी हालत और खराब हो जाती है। हर रोज की तरह अनामिका नदी किनारे कपड़े धोकर जैसे ही घर आने लगती है, तो उसे हल्के हल्के चक्कर आते हैं, जिससे अनामिका पास के एक बड़े से पेड़ की छांव के नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी अनामिका देखती है कि उस पेड़ में काफी बड़ा सा छेद है। अरे ये क्या, इस पेड़ में तो काफी बड़ा होल है। लगता है अंदर काफी जगह भी है। अनामिका जब उस पेड़ के अंदर जाती है तो देखती है कि वो पेड़ का छेद अंदर से काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें अनामिका आराम से बैठ जाती है। ये जगह तो अंदर से काफी ज्यादा बड़ी है और कितनी ज्यादा ठंडक भी है यहाँ तो। मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। उस ठंडक में अनामिका कुछ देर के लिए सो जाती है। शाम होने के बाद अनामिका की आंख खुलती है और वो जल्दी से कपड़े लेकर घर पहुंचती है। अपनी सास और नंद के पूछने पर अनामिका उन्हें सारी बात बताती है। भाभी, क्या सच में ऐसी जगह है? वहाँ काफी ठंडक है, फिर तो वहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लगती होगी ना? हाँ कनिका, वहाँ ज्यादा गर्मी नहीं लगती, इसीलिए तो मेरी आंख लग गई थी और सीधा शाम को खुली। कल आप दोनों को वहाँ लेकर चलूंगी। अनामिका अपनी सास और नंद को भी अगले दिन वहीं ले जाती है, और जब कनिका और शोभा उस पेड़ के अंदर जाती हैं, इसमें आराम से 2-3 लोग बैठ सकते हैं और यहाँ काफी ठंडक भी है। मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग उस घर को छोड़कर यहीं रह लेते हैं। बाहर 50 डिग्री में हालत मरने जैसी हो गई थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी, लेकिन पहले इस जगह को हमें रहने लायक बनाना होगा।
अनामिका अपनी नंद के साथ मिलकर उस पेड़ के अंदर मिट्टी से अच्छे से लिपाई कर देती है और जमीन पर चादर वगैरह भी बिछा देती है, जिससे अब वो लोग आराम से रह पाते हैं। लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से अब कहीं न कहीं उन्हें उस पेड़ के अंदर भी हल्की हल्की गर्मी लगी थी। भाभी, यहाँ पहले जितनी ठंडक नहीं रही, गर्मी ने इस जगह को भी गर्म कर दिया है। काश जिस तरीके से इस पेड़ के अंदर हमने रहने के लिए जगह बना ली, ठीक उसी तरह एक एसी भी बना लेते तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। असली एसी तो नहीं, लेकिन हम जुगाड़ से जरूर एसी बना सकते हैं। तुम्हें तो पता है कि मैंने हार्डवेयर का कोर्स किया है, तो मैंने ऐसी कई तरह की चीज सीखी थी। भाभी, आप सच कह रही हैं? इसका मतलब आप जुगाड़ू तरीके से एसी भी बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज भी पॉसिबल है। अनामिका अब काफी सोचती है और उसे एसी बनाने का एक जुगाड़ आ जाता है और वो जल्दी से सबसे पहले अपनी नंद के साथ जाकर एक मटका लेती है। ये क्या भाभी, आप एसी बनाने के लिए मटका ले रही हैं? अब क्या मटके से एसी बनाएंगे? हाँ कनिका, कुछ ऐसा ही समझ लो। मटका लेकर अनामिका एक कबाड़ी की दुकान पर जाती है, जहां उसे कुछ लोहे की पत्ती और तार वगैरह भी मिल जाती है। ये सब अनामिका ले ही रही होती है कि तभी उसकी नजर कबाड़ी की दुकान के कोने में पड़े कुछ सोलर पैनल के टुकड़ों पर जाती है, जिसे देख अनामिका काफी हैरान होती है। ये तो सोलर पैनल है, लेकिन ये आपके पास क्या कर रहा है? अरे ये तो गांव में किसी ने मंगाया था, लेकिन उसे उसका इस्तेमाल करना नहीं आया, तो उसने मुझे ये बेच दिया। आपको चाहिए हो तो ले जाओ, मेरे लिए तो ये कबाड़ा ही है, पता नहीं क्या चीज है ये। अनामिका ज्यादा देरी न करते हुए उस कबाड़ी वाले से सोलर पैनल भी काफी सस्ते दामों में ले लेती है और अब सीधा घर जाकर सबसे पहले उस मटके में हवा पास होने के लिए एक बड़ा सा छेद करती है और साथ ही उन लोहे की पत्तियों को आपस में जोड़कर उनसे एक छोटा सा पंखा बनाकर उस मटके की मुंह के ऊपर लगा देती है। भाभी, सच में आप एसी बना पाएंगी ना? ये सब देखकर तो मुझे अब डाउट हो रहा है। कनिका, तुम बस देखती जाओ कि मैं कैसे इस मटके से एसी बनाती हूँ। अनामिका अब उस मटके और बाकी सामान को लेकर वापस उस पेड़ के पास आ जाती है और पेड़ के ऊपर उन सोलर पैनल को अच्छे से लगा देती है और उस तार को कनेक्ट करके मटके के ऊपर लगे पंखे से अच्छे से कनेक्ट कर देती है, जिससे धूप पड़ने की वजह से जब सोलर पैनल गर्म होकर चार्ज हो जाता है तो वो पंखा चलने लगता है, जिससे अब मटके में किए हुए हवा के छेद से अब हवा आने लगती है। वाह भाभी, इसमें तो सच में से हवा आ रही है, लेकिन ये हवा तो ज्यादा ठंडी नहीं है, नॉर्मल है, जैसे एसी की हवा होती है वैसी नहीं है। इसमें अभी एक चीज की कमी है, इसलिए। अनामिका दुकान से ढेर सारी बर्फ लाकर उस मटके के अंदर डाल देती है, जिससे देखते ही देखते अब अनामिका का जुगाड़ से तैयार किया हुआ मटका एसी तैयार हो जाता है और अब उस मटके एसी को अनामिका उस पेड़ के अंदर अच्छे से लगा देती है और पूरा परिवार नदी किनारे पेड़ घर के अंदर एसी की ठंडी हवा में आराम करता है। वाह अनामिका बहू, तूने तो सच में कमाल कर दिया। पेड़ के अंदर ही एसी बना दिया, वो भी असली एसी जैसी हवा देने वाला। हाँ भाभी, अब सच में गर्मी से काफी राहत मिली है। ऊपर से नदी भी यहीं सामने है, तो अब तो कड़ी धूप में नदी किनारे भी किसी काम के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आराम से सारे काम कर सकते हैं हम। शोभा और कनिका अनामिका की काफी ज्यादा तारीफ करती हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार नदी किनारे अपने पेड़ के घर के अंदर एसी में आराम से गुजारा करता है। कुछ दिनों में अनुज भी शहर से वापस आ जाता है और साथ में खुशखबरी लाता है और अब पूरा परिवार वापस शहर जाकर पहले की तरह रहने लगता है। भाभी, ये सब क्या है? अब हम उस गर्मी और गांव में थोड़ी ना हैं, जो अब आप ये मटका एसी बना रही हैं। अब इसकी हमें क्या जरूरत? उस गर्मी में रहकर मैंने जाना है कि ऐसे कितने गरीब लोग हैं जो उस गर्मी में तड़प तड़प के मरते हैं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो एसी खरीद सके। इसीलिए मैं उन लोगों को कम से कम दामों में ये मटके एसी बेचूंगी, जिससे अब गरीब लोग भी गर्मी से राहत पा सकेंगे। वाह भाभी, आप तो काफी अच्छा काम कर रही हो। मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगी। अब दोनों नंद भाभी मिलकर अपना मटका एसी का बिजनेस शुरू करते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हुए उन्हें काफी कम दामों में मटका एसी बेचती हैं, जिससे अब गरीब से गरीब भी आसानी से इस गर्मी में ठंडी हवा ले पाता है। गर्मी में बिना रसोई और बिजली के गरीब बहू का ससुराल। अरे यार, कौन सी ड्रेस पहनूं? डेट पर समझ नहीं आ रहा। 1 घंटे में अरुण मुझे पिक करने आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? मालकिन, ये लीजिए आपका जूस। अच्छा वो विनोद, तुम आगे मेरी मदद करो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। इतनी सारी ड्रेस ने ना कंफ्यूज कर दिया है मुझे। मालकिन, आप पर तो हर रंग खिलता है, आप कुछ भी पहन लीजिए।
विनोद कितनी बार कहा है तुम मुझे मालकिन मत बोला करो। भले ही तुम मेरे घर में काम करते हो लेकिन तुम बचपन से यहाँ हो। हम बचपन से एक दूसरे के साथ कितना खेलते थे। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, समझे? अब बताओ क्या पहनूं? आप ये पीला वाला पहन लीजिए। सही कहा तुमने। लेकिन मुझे तो पार्लर भी जाना है विनोद। मैं आधे घंटे में पार्लर से आ रही हूँ। अगर अरुण आ जाए तो उसे नीचे वेट करने के लिए बोलना। विनोद तारा को जाता देख बस मुस्कुराते रहता है। विनोद भले ही बचपन से तारा के सालिशान घर में नौकर का काम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो तारा को पसंद भी करता था। लेकिन अपनी हैसियत के चलते ये बात आज तक विनोद तारा से कह नहीं पाया। ओ नो, अरुण की गाड़ी। लगता है अरुण घर आ गया। तारा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अरुण उसके ही कमरे में बैठ अपने दोस्त आकृति के साथ काफी ज्यादा क्लोज है। ये देख। तुम क्या कर रहे हो मेरे कमरे में बैठकर किसी लड़की के साथ? छी, तुम्हें शर्म नहीं आई? 2 हफ्ते बाद हमारी शादी होने वाली है और तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है। मैं तो। क्या हुआ मालकिन, आप चिल्ला क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? मैं सोच भी नहीं सकती अरुण, तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। निकल जाओ मेरे घर से। हाथ से हमारा रिश्ता खत्म। क्या कहा तुमने? हमारा रिश्ता खत्म और ये घर तुम्हारा है? भूल गई तुम्हारा स्वर्गवासी पिता मुझ पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने सारे बिजनेस की भागदौड़ मेरे हाथों में दे दी और इसी का फायदा उठाकर मैंने सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम कर दिया। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान पर मैंने इतना भरोसा किया, जिससे मैंने इतना प्यार किया, वो इतनी नीच हरकत करेगा। तुम्हें ये प्रॉपर्टी और घर चाहिए ना, रख लो। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। कोई तो होगा जो मेरा हाथ थामेगा। यहाँ मेरे सिवा कोई भी नहीं है तुम्हारा हाथ थामेगा जो। तारा काफी दुखी थी कि तभी तारा विनोद को देख उसके पास जाती है। विनोद, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ? बचपन से दोस्त हैं हम, एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। प्लीज मुझसे शादी कर लो। यही औकात है तेरी। देखो कैसे नौकर के सामने गिड़गिड़ा रही है शादी करने के लिए। ये बात सुन विनोद को काफी गुस्सा आता है और वो तारा की आंखों में आंसू नहीं देख पाता और शादी के लिए हाँ कर देता है। तारा विनोद से मंदिर में शादी करके अब विनोद की गरीब झोपड़ी जा पहुंचती है, जहां विनोद सारी बात अपने परिवार वालों को बताता है। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप परेशान मत होइए, ये आपका ही घर है। मैं आपका बिछौना लगा देती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। विनोद के परिवार वालों का इतना प्यार देख तारा को अच्छा लगता है और वो अब सो जाती है। ये क्या प्रसाद, तू सिर्फ 2 ही समोसे लाया। मालकिन का इसमें क्या ही पेट भरेगा। माँ, मेरे पास से 20 रुपए ही थे और एक समोसा भी 12 रुपए का है। 4 रुपए उधारी करके आया हूँ मैं। अरे मालकिन, आप उठ गई। माँ जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ, कोई मालकिन नहीं। आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकती हैं और आप सब भी, आप लोगों से जो भी मेरा रिश्ता है वही कहकर मुझे पुकारिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बहू, जैसा तुम कहो। ये लो तुम्हारे लिए, नाश्ते में मैंने गर्मा गर्म समोसे मंगवाए हैं। लेकिन क्यों माँ जी, घर में नाश्ता नहीं बना क्या? हमारे यहाँ के समोसे काफी बढ़िया होते हैं, इसलिए सोचा कि क्यों ना तुम्हें समोसे का नाश्ता करवा दे। अपनी सास की बात सुन तारा काफी खुश होती है और नाश्ते में अब समोसे खाती है। थोड़ी देर बाद जब तारा बाहर आंगन में जाती है तो देखती है कि तारा की जेठानी अनामिका बाहर कड़ी धूप में 2 ईंट पर पतीला रख के कुछ नीचे लकड़ियों में आग जलाकर उसे खाना बना रही है। ये देख तारा काफी हैरान होती है। ये आप क्या कर रही हैं? क्या घर में चूल्हा नहीं है? इस तरह खाना कौन बनाता है ईद पर? सही कहा तारा तुमने, घर में चूल्हा नहीं है और सिर्फ चूल्हा ही नहीं, हमारे घर में तो रसोई भी नहीं है। सारा सामान हम पन्नियों में रखते हैं और ये 2 ईंट ही हमारा चूल्हा है। गरीबी इतनी है कि घर में आज तक एक छोटी सी रसोई भी नहीं बनवा पाए। अनामिका की बात सुन तारा को काफी बुरा लगता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन तारा के घर में बिजली नहीं जलती। ये देख तारा। कल मैं काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने इस बात पर गौर नहीं दिया। कल से तुम्हारे घर में बिजली ही नहीं जली। क्या यहाँ बिजली कई दिनों तक चली जाती है क्या? बिजली होगी तो ही जलेगी ना, हमारे घर बिजली नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? इतनी गर्मी के मौसम में तुम सब फिर बिना बिजली के कैसे गुजारा करते हो? 2 वक्त की रोटी खाने को मिल जाती है, यही बड़ी बात है हमारे लिए। अब तो हमने बिना सहूलियत की चीज के गुजारा करना सीख लिया है। पहले बिन रसोई और अब बिना बिजली का ससुराल देख तारा को काफी अजीब लगता है। कुछ दिनों में तारा भी घर के काम करना शुरू कर देती है। वहीं बिना बिजली के तारा को अपने ससुराल में काफी परेशानी होती है। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर से ये पसीना भी आना बंद ही नहीं हो रहा है। मैं कैसे इस गर्मी में सर्वाइव करूंगी?
ईंट के टुकड़ों पर कोई खाना कैसे बना सकता है? मसाले रखने के लिए डब्बे तक नहीं है, ऊपर से बैठे बैठे मेरी तो कमर ही दुख गई है। कोई बात नहीं भाभी, आपको इन चीजों की आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। आप हट जाइए, मैं खाना बना लेती हूँ। बिना बिजली और रसोई के तारा को हर एक मिनट में परेशानी हो रही थी, तो वहीं अपने ससुराल वालों को इतनी परेशानी में भी इस तरह रहता देख तारा को उनके लिए भी काफी बुरा लगता है। बिना बिजली के तारा गर्मी से काफी परेशान होती है। उसे 2 मिनट की सुकून के लिए नींद भी नसीब नहीं होती। बिना रसोई के खाना बनाना भी तारा के लिए काफी मुश्किल भरा था। शाम का वक्त होता है, तारा सब्जी लेकर घर लौट रही थी कि तभी तारा को एक लकड़हारे की दुकान दिखती है जिसमें बड़ी बड़ी लकड़ी की टेबल होती हैं, जिसे देख इन लकड़ी के टेबल को देखकर बढ़िया जुगाड़ आया है मेरे दिमाग में। अब तो मेरे ससुराल में रसोई बनकर ही रहेगी। तारा घर जाती है और अपने पति विनोद से कुछ बड़े बड़े लकड़ियों के टुकड़े मंगवाती है। लेकिन तारा, तुमने इतनी सारी लकड़ियों के टुकड़े मंगवाए क्यों हैं? करना क्या है इनका? अरे तुम बस देखते जाओ, अब जल्दी से हथौड़ी और कील भी ले आओ, हमें काफी काम करना है। तारा उन लकड़ी के टुकड़ों की मदद से अपने साथ लाती है। सबसे पहले एक बड़ी सी टेबल बनाती है, तो वहीं अगले दिन कबाड़ी की दुकान पर जाकर वहां से छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे 2 रुपए किलो भाव में ले लेती है। किताब भी तारा की नजर कुछ लोहे के टीन के डिब्बों पर जाती है। भैया, ये टीन के डब्बे कैसे दिए? इनका भी काफी जुगाड़ हो सकता है। तारा घर आकर उस लकड़ी की टेबल को घर के कोने में लगा देती है, तो वहीं छोटे छोटे उन प्लास्टिक के डिब्बे में मसाले भर देती है और साथ ही उन लोहे के टीन को आपस में जोड़कर उसके निचले हिस्से में भी एक टीन लगा देती है और उसमें ढेर सारी लकड़ियां डालकर जला देती है। और देखते ही देखते अब तारा की बिन रसोई वाले ससुराल में भी एक रसोई बन जाती है। अरे वाह तारा, तुमने तो कमाल कर दिया, काफी बढ़िया रसोई बनाई है तुमने। हाँ भाभी, अब हमें बैठकर खाना बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, खड़े खड़े हम आराम से खाना बना सकते हैं। तारा ने जुगाड़ करके रसोई तो बना ली थी, लेकिन अभी तक तारा के ससुराल वालों को गर्मी से छुटकारा नहीं मिला था। तारा पास के ही बाजार में राशन लेने जा रही होती है कि तभी तारा को रास्ते में उसकी सहेली सेजल मिलती है। दोनों सहेलियां मिलकर काफी खुश होती हैं और अब तारा सेजल को अपने ऊपर बीती सारी बात बताती है। तारा तू फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। जानती हूँ, वैसे तो आजकल क्या कर रही है? हमने कुछ टाइम पहले ही सोलर पैनल का काम शुरू किया है। क्या सोलर पैनल? सेजल, क्या तुम मुझे 2 सोलर पैनल दे सकती है? जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुझे दे दूंगी। हमारी दोस्ती में पैसे कहाँ से आए? तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो तू मुझे बता सकती है, मैं कल ही तेरे घर सोलर पैनल भिजवा दूंगी। दिन ही सेजल तारा के ससुराल 2 सोलर पैनल भिजवा देती है। किसी को भी समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है, तो वहीं तारा विनोद की मदद से छत पर सोलर पैनल फिक्स करवा देती है और कुछ वायर को घर के अंदर कनेक्ट करवा देती है, जिससे अब जैसे ही सोलर पैनल पर धूप की किरणें पड़ती हैं तो सोलर पैनल चार्ज होने लगता है और उन तारों की मदद से घर में सालों से बंद बिजली और पंखे चलने लगते हैं। ये देख, मुझे लगा नहीं था कि हमारे घर में भी कभी बिजली आ सकती है। तुम तो सही मायने में लक्ष्मी निकली बहू। पहले रसोई और अब ये बिजली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। शुक्रिया कैसा? मैं अपने परिवार के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकती? घर में बिजली आने की खुशी में तारा आज सबके लिए कुछ मीठा बनाती है। सबसे पहले कुछ ब्रेड के टुकड़ों को कढ़ाई में डाल तारा उस पर थोड़ा डाल देती है और साथ ही रंग के लिए हल्की सी हल्दी का इस्तेमाल करती है। और जब सब तारा की बनाई हुई ये होममेड मिठाई खाते हैं तो चाची चाची, ये मिठाई तो काफी ज्यादा टेस्टी है, ऐसा लग रहा है कि मैं रसमलाई खा रहा हूँ। आपने ये जो भी बनाया मुझे ये काफी पसंद आया। तारा को अपनी होममेड मिठाई काफी ज्यादा पसंद आती है और सभी को यूं तारीफ करता देख अब तारा इस मिठाई को बेचने का फैसला करती है। तारा की मिठाई बाहर के लोगों को भी काफी अच्छी लगती है, जिससे तारा कुछ पैसे कमाना शुरू कर देती है और जल्द ही अपनी सहेली सेजल की मदद से तारा अरुण पर मुकदमा कर देती है। एक अच्छे लॉयर की मदद से कानून के सामने और अरुण की सच्चाई आ जाती है कि किस तरह उसने नकली पेपर बनवा कर तारा की सारी प्रॉपर्टी को हड़पा, जिसके चलते अब अरुण को जेल तो होती ही है, तो वहीं तारा को उसकी सारी प्रॉपर्टी भी वापस मिल जाती है। मैंने कहा था ना कि तुम एक दिन बहुत पछताओगे, और आज वही दिन है। अपना सब कुछ वापस पाकर तारा काफी ज्यादा खुश थी, जिसके बाद अब तारा अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर आ जाती है और अब वो सभी एक साथ हंसी खुशी रहते हैं।